जोहार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अर्थात तीनों फैकल्टी के लिए एक सेम सब्जेक्ट अर्थात इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमिक्स का ब्रह्मांड से लेके आऊँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये मैं ऐसा बताऊंगा कि पूरे सेट नंबर 1 में पूरे सेट नंबर 5 तक आंसर आ जाएगा। तो आप लोग बने रहिए क्योंकि इसका एक में 4 बताऊँ विथ डिस्कशन। तो आप लोग पूरे बने रहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना आप लोग के लिए साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और आर्ट्स तीनों फैकल्टी के लिए इक्वल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले आगे की पढ़ाई के लिए भी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों चैप्टर का नाम है अर्थात सब्जेक्ट का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है? साइंस ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, साइंस अर्थात वेल्थ ऑफ साइंस इज कॉल्ड है इकोनॉमिक्स। और इसे हम लोग इकोनॉमिक्स का पिता हम लोग किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। क्वेश्चन 110% बनेगा, तो इसे आप लोग रखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विथ ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी गई है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बता देता हूँ, देखिए वक्र में बना रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इसमें देखिए जीरो से लिख रहे हैं हम लोग, एक्स को हमेशा नीचे से ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 0 1 2 3 4 5, 1 मैं लिख देता हूँ, 3 4 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जीरो के लिए आपका 10 लिख रहा था, तो चलिए मैं 10 लिख दिया हूँ। 1 के लिए क्या लिख रहा, 8 बोल रहा, तो मैं यहाँ 8 लिख दिया हूँ। 2 के लिए क्या लिख रहा दोस्तों, 6 लिख दिया हूँ। और 3 के लिए लिख रहा 4 लिख रहा, और 4 के लिए 2 लिख रहा, 5 के लिए 0 लिख रहा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैं ये जो ग्राफ बनाया हूँ देखिए, सबसे पहले तो नीचे स्तर से घटता जा रहा था, सबसे पहले घटते जा रहा और कैसा सीधी आ रहा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा देखिए नीचे आ जाएगा, यानी ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो ये जो उत्पादन संभावना जो वक्र दिया गया ना दोस्तों, ये कैसा आया आप लोग के सामने? ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा है। कैसा है देखिए आप लोग के सामने, ये क्या है? एक सरल रेखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ये एक सरल रेखा आया, और अगर नीचे से देखिए, ऊपर से अगर नीचे रहा तो ऊपर से नीचे जाने को लोग बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋणात्मक। और नीचे एक सीधी रेखा है, तो ये हो गया ऋणात्मक तथा एक सरल रेखा। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, इसी प्रकार पूरे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय समस्या है? सबसे पहले देखिए, केंद्रीय समस्या कुल 4 प्रकार के लिए होते हैं। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार मैं बता देता हूँ, देखिए इसके बाद में क्वेश्चन देखो, कुल 4 प्रकार के केंद्रीय समस्या होते हैं। तो पहला जो केंद्रीय समस्या होता है ये होता है क्या उत्पादन करें। दूसरा होता है दोस्तों कैसे उत्पादन करें। तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन करें। चौथा होता है कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो अगर क्वेश्चन आएगा दोस्तों केंद्रीय समस्या कितने प्रकार के होते हैं? कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें और कितने। तो ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय समस्या है? तो क्या, कैसे, किसके लिए, ये पूछता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, किसके लिए उत्पादन हो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किसके लिए उत्पादन हो। और इस कुल केंद्रीय समस्या कितने प्रकार होते हैं? 4, चारों मैं नीचे बता दिया था। ठीक है, मैं फिर वहां पे जाऊंगा बता दूंगा। तो चलिए, केंद्रीय समस्या कुल 4 प्रकार के होते हैं, अब मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में शब्द वृष्टि तथा समृष्टि का शब्द सबसे पहले किस अर्थशास्त्री ने प्रयोग किया था? सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है समृष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है वृष्टि अर्थशास्त्र। तो समृष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश के लिए पढ़ाया जाता है, पूरे विश्व के लिए पढ़ाया जाता है। और वृष्टि अर्थशास्त्र में जो हमें जो पढ़ते हैं वो अपने घरेलू अर्थात बाजार, अपना गांव वगैरह क्षेत्र के लिए पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दोनों के लिए बोल रहा हूँ। देखिए वृष्टि और समृष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रेगनर फ्रीस होगा, रेगनर फ्रीस। अब देखिए ऑप्शन से खेलता हूँ, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं, हमेशा माइंड में रखिएगा। और देखिए मार्थर ने भी एक, अल्फ्रेड मार्शल को भी इकोनॉमिक्स का जनक के रूप में आया था, जिन्होंने मार्शल एक्ट के बारे में नियम दिया था। तो चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, रेगनर फ्रिस्ट। नेक्स्ट, एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल की, ध्यान दीजिएगा, ट्रैक्टर और हल बैल की बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसकी यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या में मेल खाता है? तो देखिए यहाँ पे ट्रैक्टर और हल बैल दोनों में से पूछा ना,
तो यानी इसका जो राइट आंसर हो, क्या बोल रहा है, दोनों में से किसका, यानी कैसे उत्पादन करे, यानी ट्रैक्टर और हल बैल में जो होगा ना, कैसे उत्पादन करे, ये समस्या उत्पन्न कर रहा। और कुल केंद्रीय समस्या कितने प्रकार होते हैं, 4। पहला होता है क्या उत्पादन करे, दूसरा कैसे उत्पादन करे, किसके लिए करे और कितनी मात्रा में करे। तो ये जो रहा कैसे उत्पादन करे वो वहां पे आ रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है दोस्तों, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो मैंने अभी बताने का प्रयास किया था, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मुद्रा को के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत अर्थात निजी इकाई में 15 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स उपयोगिता मिलती है, उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल, देखिए अगर यहाँ बोले कुल उपयोगिता कितनी है, तो कुल उपयोगिता जब भी बोलेगा दोस्तों, तो आप क्या कि जितना यूनिट होता है आप उसको ऐड कर दीजिएगा। यानी कि देखिए मैं ऐड करता हूँ, यहाँ 15 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है दोस्तों, यहाँ पे 8 है, यानी आप इसे ऐड कर दीजिए। देखिए 15 बार 27 8 कितना, टोटल 45 आ जाएगा। कितना आ रहा है दोस्तों, 45, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और उपयोगिता क्या है, जो यूनिट्स होता है, यूटिल्स होता है, यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर आता है उपयोगिता का यूनिट का होता है तो यूटिल्स बता सकते हैं, कुल उपयोगिता बोले तो सभी को आप लोग ऐड कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, दो वस्तुएं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए दर्शाया गया है, इन दो वस्तुओं की कीमतें PR तथा PG, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या लिख रहा है, PR तथा PG है, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी, तो इसकी जो ढाल होगी, सबसे पहले देखिए PR तथा PG, देखिए यहाँ पे PR ऊपर के लिए बोल रहा है, तो इसका जो आंसर जो है ना PR/PG होगी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका आंसर। ठीक है, PR/PG, जब भी ढाल के लिए बोले बजट रेखा ना, तो जिसका बोल रहा शुरू वाला को ऊपर कर दीजिए और लास्ट वाला को नीचे कर दीजिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी रसगुल्ला बटा गुलाब जामुन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस है, तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं 3। पहला होता है वस्तु की कीमत होते हैं, संबंधित वस्तु की कीमत होते हैं, और तीसरा जो होते हैं वह उपभोक्ता की आय होते हैं। लेकिन इसमें कारक बोला नहीं है, तो साधनों की कीमत इसका कारक नहीं होते हैं। यानी कि इससे आपको 2 क्वेश्चन मिला। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है बोलता है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है वस्तु की कीमत, दूसरा संबंधित वस्तु की कीमत, और तीसरा होता है उपभोक्ता की आय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो साधनों की कीमत से है। नेक्स्ट, यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है, ध्यान दीजिए, वस्तु की कीमत X की कीमत कम होने से वस्तु की मांग क्या और Y कम हो जाती है, तो इन दो वस्तुओं को क्या कहेगा। देखिए आप लोगों का कहने का अर्थ हो रहा है दोस्तों, मान लीजिए कोई 2 शॉप ले, तो एक मान लीजिए कि सब शॉप ले लक्स ले लिए, और एक मान लीजिए शॉप ले लिए पियर्स ले लिए। मान लीजिए कि इसका भी रेट कम गया लक्स का, अगर पियर्स का भी रेट कम हो गया, तो दोनों वस्तुओं को क्या बोलेंगे, यानी एक दूसरे में प्रतियोगिता करें, यानी कंपटीशन कर रहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, यानी प्रतियोगिता वस्तु है। X की कीमत कम होने पर अगर Y की कीमत भी कम होती है ना, तो प्रतियोगिता वस्तु कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, अब पूरक उसे कहते हैं जो एक दूसरे से रिलेशन है, जैसे आप लोग बता सकते हैं क्या हो सकता है, चाय और चीनी, पेट्रोल, और जैसे कि पेट्रोल के साथ क्या गाड़ी चलता है ना, तो ये एक दूसरे के लिए पूरक है, जो एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता उसे बोलते हैं पूरक, जैसे गाड़ी चल रहा पेट्रोल से, ये हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5%, देखिए क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी कीमत की लोच, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, कीमत की लोच बोल रहा ना, देखिए मैं यहाँ पे बता दें ध्यान से, कीमत की लोच बोल रहा, मांग की कीमत की लोच। तो जब भी कीमत की लोच निकालने बोले तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, तो क्या करना है, जितना वृद्धि होगा और जितना कमी रहेगा, यानी वृद्धि को आप डिवाइड कर दीजिए कमी से, तो इसको डिवाइड कीजिए तो 1.6 आ जाएगा, 67 आता है, तो वैसे ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया आंसर। क्लियर हुआ।
तो मांग की कीमत लोच निकालने के लिए वृद्धि को कमी से डिवाइड कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर 1.6। नेक्स्ट, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? तो निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? तो देखिए, सबसे पहले लोचदार किसे कहते हैं, क्या आप लोगों को पता है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, अगर पता है तो, अगर नहीं जानते तो सीखिए। लोचदार मांग उसे कहते हैं, देखिए, कीमत में वृद्धि से अगर प्रति उपयोगिता में कमी आती है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंस कंसेप्ट दे रहा हूँ। अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, कीमत में अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों, कीमत में वृद्धि हो रही है तो उपयोगिता में कमी आ रही है, उपयोगिता में कमी आ रही, उपयोगिता, हाँ जो भी है, अगर इसमें कमी आ रही है तो इसे बोलेंगे लोचदार। जैसे एग्जांपल है, मैं लेता हूँ इसी से ऑप्शन से, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जीवन रक्षक दवाएं, अगर आप कितनों भी, मान लीजिए कि आप लोग बिजी हैं, अगर आप कितनों महंगा अगर दवा क्यों नहीं हो जाए, और दवा का रेट अगर बढ़ भी जाएगा ना, तो आपके लिए वो इसेंशियल है, इसेंशियल है, तो आपको दवा लेना पड़ेगा। वो कितनों बढ़ भी जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, कीमत बढ़ रहा तो भी आपको लेना पड़ेगा, यानी आपके लिए मस्ट भी इंपॉर्टेंट है ये। नमक, नमक के बिना भी आपका कोई काम नहीं हो सकता, यानी नमक में भी ये उपयोगिता नहीं होगा। माचिस, माचिस का कितना रेट बढ़ जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, ये सब कंपलसरी है। लेकिन रेफ्रिजरेटर की बात किया जाए ना, तो रेफ्रिजरेटर का कीमत बढ़ता है ना, तो इसको उपयोगिता कम जाती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, मस्ट बी नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इट्स आंसर भी रेफ्रिजरेटर। क्लियर हो गया दोस्तों? तो वस्तु की मांग लोचदार किसी होगी? रेफ्रिजरेटर के। और लोचदार मांग उसी की होती है ना जिसमें किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि होने से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। जैसे किसी वस्तु के, मान लीजिए पूरा टीवी का, मान लीजिए पूरा रेट उसका बढ़ गया, तो देखिएगा ना उसका उसका खरीदारी तो कम जाएगा। लेकिन नमक का, दूध का, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, उसका दैनिक जीवन में जिसका डेली यूज करते हैं ना, उसका कितना भी मांग क्यों नहीं बढ़ जाए, उसका हमेशा यूज होते रहेगा, तो उस पर लोचदार मांग नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिया दोस्तों, क्योंकि इसमें रेखा चित्र नहीं दिया। फिर भी मैं आप लोगों को चाहता हूं कि एक रेखा चित्र से संबंधित, यानी देखिए, एक से कम, एक से अधिक, या जीरो वाले जो ना, वो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, जब भी बोलेगा रेखा चित्र वाले क्वेश्चन मांग की लोच का, तो एक कंसेप्ट बता, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखिए, मांग की लोच का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इस टाइप से रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आपका ये एक्स होता है, ये ओ रहेगा, यहाँ पे ये वाई एक्सिस रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये देखिए, ऊपर से नीचे रहा ना, तो ऋणात्मक बोलेगा, सरल रेखा है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे मान रहता ऊपर में, अगर मान जी का मान कोई देता है, जी का मान अगर ऊपर आता है तो इसके बोलेंगे एक से अधिक। अगर यहाँ पे कुछ बोले ना, तो इसे बोलेंगे एक से अधिक। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक से अधिक। अगर बीच में वैल्यू दे रहा, तो इसको बोलेंगे एक के बराबर, यानी इक्वल टू 1। लेकिन अगर जी यहाँ पे दे रहा तो बोलेंगे एक से कम, एक से कम। यहाँ पे क्या बोलेंगे दोस्तों? जी का वैल्यू क्या होगा? एक से कम। अगर बोले जी का वैल्यू एक से कम कहाँ पे होगा? तो सबसे नीचे होगा। और बोलेगा कि बराबर कहाँ होता है? एक, तो बीच में होता है। और सबसे अधिक कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ऊपर होता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। तो देखिए, मैं आता हूँ टॉपिक पे। क्या लिख रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है। देखिए, निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी की बिंदु जी पर मांग की लोच क्या है? मान लीजिए कि क्वेश्चन इस टाइप से रहता है, मान लीजिए इस टाइप से है, और यहाँ पे मान लीजिए कि बीच, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस एमसीक्यू है। मान लीजिए कि जी यहाँ पे रहता है दोस्तों, तो बताइए इसकी मांग की लोच क्या होता है? अगर यहाँ पे रहता तो इसकी आंसर क्या होता है? एक से अधिक। बाई चांस अगर मान लीजिए कि जी का वैल्यू यहाँ होता, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि दोस्तों जी का वैल्यू यहाँ पर है, तो यानी कि एक के बराबर, देखिए एक होता। और बाई चांस मान लीजिए कि, ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और मान लीजिए बाई चांस जी का वैल्यू यहाँ होता, तो क्या लिखते? एक से कम। ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। इस प्रकार मांग की लोच निकालते हैं। एक में चार मिल रहा आप लोगों को। नेक्स्ट, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? क्या बोला? किस वस्तु के, ध्यान दीजिए, किस वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा में खरीदना चाहता है? तो देखिए, इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों, गिफिन वस्तुएं, यानी कि देखिए इसका राइट आंसर होगा गिफिन वस्तुएं। तो गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, गिफिन वस्तुओं को घटिया वस्तु भी कहते हैं वैसे, जिसका यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 14।
यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस एमसीक्यू है ये, क्या लिख रहा है 14 नंबर। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु का मांग क्या कहलाएगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता क्या कहलाए तो बेलोचदार कहलाए। क्या कहेगा दोस्तों, बेलोचदार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बेलोचदार। तो बेलोचदार यहाँ पे क्वेश्चन आता है किससे कहता है। देखिए बेलोचदार का कंसेप्ट आप लोग समझ जाइए, क्लियर हो जाएगा। क्या बोला, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु को अपनी आय पर, क्या लिख रहा, अपनी एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता तो उस वस्तु की मांग क्या कहलाएगा, बेलोचदार होगा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु पर अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता तो उसे बोलेंगे बेलोचदार। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई खर्च नहीं करे तो बोलेंगे लोचदार। ठीक है, इससे पहले मैं बताया था। नेक्स्ट, औसत स्थिर लागत का वक्र कैसा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो औसत स्थिर लागत का जो वक्र होता है दोस्तों वह आयताकार होता है। यानी कि देखिए ये आयताकार इस टाइप से होता है औसत का, यानी आयताकार परवलयी होता है। परवलयी यानी कि देखिए इस टाइप से होता है। ठीक है, पाराबोला जो आकृति होता है ना, यानी पाराबोला आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं या इस टाइप से भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए मैं रियल वे में बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है आयताकार परवलयी बनाइए तो देखिए आपको आयत का चित्र बना देना है और उसमें परवलय यानी इस टाइप से बना देना है। ठीक है, ये होगा आयताकार परवलय, ये होता है औसत स्थिर लागत का वक्र। नेक्स्ट, परिवर्तित साधन का औसत उत्पादन बढ़ता है जब, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक होता है। जब सीमांत उत्पाद जो है ना औसत उत्पाद से अधिक होता है तो यह बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुल उत्पादन अधिकतम कब होता है, जब सीमांत उत्पादन का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। क्या लिख रहा, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमा मान होता है। देखिए यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कुल उत्पाद, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा, औसत उत्पाद बोल रहा ना, तो औसत उत्पाद का जो सूत्र होगा दोस्तों, देखिए क्या बोल टीपी तो कुल उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जरूरी है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले टोटल उत्पाद क्या है दोस्तों, टीपी है, और परिवर्तित साधन क्या है, तो टीपी बटा क्यू इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा दोस्तों, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो, देखिए जब भी सीमांत उत्पाद बोलेगा ना तो सीमांत जब भी बोलते हैं आपको डेल्ट दे देना है, यानी कि परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, सीमांत इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेल्टा। तो सीमांत उत्पाद जब भी बोलते हो आप डेल्टा यहाँ लगा दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं रंग चेंज कर रहा हूँ, ये डेल दे दूंगा। डेल का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन। देखिए जब भी सीमांत, मैं फिर से बता, जब भी सीमांत, थोड़ा सा जब भी सीमांत उत्पाद बोलेगा ना तो आप लोग सबसे पहले डेल दीजिएगा। अब किसका, कुल उत्पाद क्या, टीपी है। ठीक है, परिवर्तित साधन क्या है तो यहाँ पे अगर डेल दे देंगे क्यू, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सीमांत उत्पाद में ये कहते हैं, औसत उत्पाद बोलता है तो टीपी बटा क्यू। समझ में आ रहा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, जब औसत लागत, ध्यान दीजिए, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होता है, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होता है तो औसत लागत क्या होगा। तो इसका सिंपल वे में जो राइट आंसर होगा बढ़ती है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होगा ना तो औसत लागत क्या होगा, बढ़ेगी। नेक्स्ट, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर को व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों टोटल तीन स्तर को ये व्याख्या करता है। नेक्स्ट, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो अल्पकालीन जो होता है ना उसका जो आकार होता है यू के आकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। तो स्थिर लागत का जो उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, देखिए स्थिर, देखिए प्रति इकाई बिजली का बिल, ये तो हमेशा फिक्स रेट में आता है। कच्चे माल का भी अभी स्थिर में नहीं आता है। दैनिक मजदूरी, देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका जो आंसर होगा अस्थायी कर्मचारी का वेतन। कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण, यानी देखिए अस्थायी कर्मचारी जो था उसका हमेशा जो है ना, यानी कि जो उनका जो इनकम जो था हमेशा फिक्स होता है। जैसे कोई रेलवे कर्मचारी है तो उसका एकदम मंथली फिक्स होता है। प्रति इकाई
जैसे आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल आपका आता है। दैनिक मजदूरी भी आपका घटते बढ़ता था। चलिए नेक्स्ट, औसत लागत तथा सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत क्या होती है 24 नंबर क्या होगा बढ़ती, इसे ये तो भी मैं बताया था यानी बढ़ती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री में से एक उत्पादक को प्राप्त राशि की क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो होगा 25 का होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कुल आगम कहलाती है, कुल आगम। नेक्स्ट, कुल लागत, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है, कुल लागत, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत में क्या संबंध है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे टीसी का जो वैल्यू होता है यानी कुल लागत का जो फॉर्मूला होता है ना, टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स रेट बटा टोटल वैलेंशियल कॉस्ट होता है, ये होता है। तो यहाँ पे किसका निकालने बोल रहा है दोस्तों, किसका निकालने बोल रहा है? देखिए टीएफसी का बोल रहा है क्या? नहीं। अगर मान लीजिए टीएफसी का वैल्यू निकालता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सही है, मैथ्स जैसा आ गया। मान लीजिए आपको टीएफसी का वैल्यू निकालना है तो क्या लिख सकते हैं? टीएफसी बराबर क्या लिख सकते हैं? टोटल कॉस्ट लिखे ना, टोटल कॉस्ट, ये प्लस है तो माइनस होगा टीवीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा ये सब कंसेप्ट वाली चीज़ है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब संतुलित कीमत में क्या होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ऐसा क्वेश्चन अगर क्या लिखा है, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो देखिए जो जो मांग में, अगर ध्यान दीजिएगा आप, वस्तु की अगर मांग में वृद्धि हो रही है ना तो वही होगी संतुलित कीमत में भी वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका कंसेप्ट होता है अगर वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है तो संतुलित की कीमत में भी वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन क्या लिख रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो संतुलन बाजार की शर्त क्या होगी? दोनों बराबर होगी। देखिए सबसे पहले संतुलन बोल रहा, संतुलन का अर्थ क्या होता है? इक्वल। तो यानी कि डी बराबर क्या होगा दोस्तों? एस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा वो भी मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, यानी इसका राइट आंसर ए होगा, दोनों बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थक मूल्य बाजार के होते हैं, तो न्यूनतम समर्थक मूल्य जो है ना बाजार से अधिक होते हैं, यानी थोड़ा सा परेशानी हो रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। तो किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थक मूल्य जिसे हम लोग बोलते हैं एमएसपी, अभी जो चल रहा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब जान रहे होंगे अभी, न्यूनतम समर्थन, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा फलन, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति का नियम क्या बोलता है? जितना किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी ना तो पूर्ति में वृद्धि, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी तो पूर्ति में भी वृद्धि होती है, अर्थात ये समानुपाती होती है। ठीक है, तो चलिए क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा, तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पूर्ति के फलन एस इजकल टू फिक्स्ड प्राइस पी हो जाएगा। आवाज प्रॉब्लम हो, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पूर्ति का नियम क्या होता है? तो पूर्ति का नियम ये बोलता है अगर किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है, मान लिया किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो उसके उत्पादन में वृद्धि होगी, अर्थात दोनों इक्वल होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, अब मांग के नियम उल्टा होता है, किसी वस्तु के मांग बढ़ने से उसका डिमांड क्या होती है? घटती है। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग क्या होती है? घटती है। लेकिन किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है ना तो उसकी पूर्ति भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट, क्या लिख रहा है 31, मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत के बराबर होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूनतम औसत लागत का। ठीक है। नेक्स्ट, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो एक उत्पादक का उद्देश्य हमेशा होता है लाभ अधिकतम करना, लाभ अधिकतम करना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है दोस्तों? ए। ठीक है। नेक्स्ट, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है, तब वस्तु की कीमत क्या होगी? तो वस्तु की जो कीमत होगी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, और देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी देखिए मैं लिख देता हूँ औसत, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी औसत परिवर्तनशील लागत से या इसके बराबर होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता में एक विशेषता नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो एक विशेषता नहीं है, यानी देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। पहला लिख रहा क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, तो क्रेता और विक्रेताओं के बीच तो हमेशा संबंध होता है,
अगला मुक्त प्रवेश तथा निवेश की निकास की सुविधा, इसमें भी होता है। सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं, वस्तु की मांग बिल्कुल, इसको राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो केवल एक और एक, अगर केवल एक और एक अगर जब भी बोलेगा दोस्तों, एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है, ठीक है। जैसे कंपनी आप लोग देखते होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो मैं केवल आंसर बता देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा को बिक्री करता है। नेक्स्ट, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा, इसका जो राइट आंसर देखिए पी बाय एम जी है, इट्स ग्रेटर देन 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो समानता की बात कर रहा, तो समानता जब भी बोलेगा, जब भी बोले तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होगा। क्या होगा दोस्तों? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, फिक्स आएगा PBM मान लीजिए से। एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम, तो कुल आगम जब भी बोलेगा ना, तो जितना प्रति इकाई रहेगा उसको जितना पर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल 3 को इससे मल्टीप्लाई यानी कितना 300 रुपीज। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी। केवल मल्टीप्लाई कर दिए 60 को 5 से। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति होती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होगी। क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगी, सी होगी बल्कि। तो चलिए कैसा लगा आप लोग बताइएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं प्रयास करूँगा इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। कैसा लगा? कुछ हमसे मिस्टेक हुआ तो उसके लिए क्षमा बोलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, विथ डिस्कशन करूँगा। कुछ कमियां हमें भी नज़र आ रही थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा से बताऊंगा। तो चलिए प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और इसे ज़रूर अपने माइंड में रखिए, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट मैंने बताने का प्रयास किया हूँ विथ डिस्कशन। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑन योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।